आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कर्वेचर। कर्वेचर को हिंदी में वक्रता बोलते हैं। आपको पता होगा वक्रता, वक्र कर्व को भी बोलते हैं, कर्व को हिंदी में वक्र बोलते हैं। और कर्वेचर वक्रता मतलब कोई कर्व कितना कर्व है, कोई कर्व कितना मुड़ा हुआ है। आसान शब्दों में कहें, कोई भी कर्व जो है उसको वो कितना मुड़ा है उसको मापने का कोई रूल होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपने लाइफ में देखें, चाहे आप कोई किसी ट्रेन को देखिए या ट्रेन नहीं, आप आसानी से अपनी कार को देख लीजिए या बस को देख लीजिए। जब वो सड़क पे चलती है तो सड़क कैसी रहती है, टेढ़ी मेढ़ी रहती है ना। तो कहीं पे लिखा रहता है कि शार्प बैंड है, यहाँ पे जो मोड़ है वो बहुत शार्प है। और बनाते समय भी आपको एक जगह से दूसरी जगह, चाहे आपको ट्रेन का ट्रैक ले जाना होगा, चाहे आपको ये ले जाना होगा, चाहे आपको एरोप्लेन ही क्यों ना ले जाना होगा, एरोप्लेन भी सीधा नहीं उड़ता है। तो मान के चले आप बस से जा रहे हैं, तो जो सड़क बनाएगा उसके दिमाग में पहले से ही होगा कि यहाँ पे बैंड थोड़ा ज़्यादा देना है, थोड़ा कम देना है। और देने के पीछे कुछ रीजन भी होता है। जैसे अगर आपने ज़्यादा तगड़ा ही बैंड दे दिया तो हो सकता है गाड़ी उसे काट ही ना पाए। या ट्रेन का ट्रैक, अगर ट्रेन आपने सीधे ट्रेन को ज़्यादा ही तगड़ा बैंड दे दिया ट्रेन के ट्रैक को, तो हो सकता है ट्रेन मुड़ ना पाए। तो लॉजिकल होना चाहिए। तो शार्प बैंड है तो कितना ज़्यादा मुड़ा हुआ है, कोई मेजरमेंट होना चाहिए ना कि यहाँ पे कम कम शार्प है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा शार्प है। तो उस बैंड को नापेंगे किस चीज़ से? तो मैथमेटिकली हम कहें ये कर्व है कोई, इस कर्व ये कितना मुड़ा हुआ है इसको नापे किस चीज़ से? चाहे ऐसे में मुड़ा है चाहे ऐसे में मुड़ा हुआ है, ये ना कितना मुड़ा हुआ है नापने का कोई चीज़ होती है ना। जैसे स्ट्रेट लाइन है, ये तो बिल्कुल भी मुड़ी हुई नहीं है अगर स्ट्रेट लाइन है तो। या फिर कोई सर्कल है, इंट्यूशन से तो ये लगता है कि सर्कल हर जगह पे बराबर मुड़ा हुआ होगा, हर पॉइंट पे उतना ही मुड़ा हुआ होगा। तो इन जनरल कोई कर्व कितना मुड़ा हुआ है वही कर्वेचर है। तो मैथमेटिकली आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कार्टेशियन से स्टार्ट कर सकते हैं। कार्टेशियन के लिए आपके पास एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस चाहिए होती है। ये है, एक कर्व भी ले लीजिए, ये कर्व मान के चलिए। अब ये कितना मुड़ा हुआ है पता कैसे चलेगा किसी पॉइंट पे? तो मान के चलिए पॉइंट पी है। अब आप थोड़ा आगे बढ़े, आपको ये टेस्ट करना है कि मुड़ा हुआ कितना है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पी पे आप एक टेंजेंट भी खींच लीजिए, लगभग लगभग ऐसी दिखेगी। ये लीजिए, ये पी की टेंजेंट हो गई। तो आपको पता ही एंगल साई होता है, थीटा फाई साई सारे हमारे क्लियर ही हैं। अब आप क्या कीजिए, इसके बिल्कुल नज़दीकी पॉइंट पे जाइए और आर्क लेंथ आपके किसी पॉइंट से मेजर कीजिए। किसी भी पॉइंट से आप आर्क लेंथ मेजर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्क आप ए से, इस पॉइंट को आप ए बोल दीजिए, इस आर्क लेंथ को एस बोल दीजिए। ए से किसी जनरल पॉइंट पी तक की आर्क लेंथ कितना है, एस। ये हमने पिछले 2 लेक्चर्स में, जहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, एस और साई को भी वहाँ हमने पढ़ा। तो वहाँ आप उन लेक्चर को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आर्क लेंथ मेजर कहाँ से किया हमने? ए से, और पी तक की कितनी है, एस। अब थोड़ा आगे बढ़िए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा नज़दीक है लेकिन समझने के लिए मैंने थोड़ा दूर बनाया हुआ है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो थोड़ा सा आगे कितना बढ़ गया, डेल्टा एस। थोड़ा सा पिछले 2 लेक्चर में आपको पता है हमने इंट्रिंसिक की क्वेश्चन पढ़ी, जो एस आई रिलेशन होता है, तो वहाँ ये हमने पहले भी किया हुआ है। तो ये नज़दीकी पॉइंट, इसका नाम क्या हो गया, कैपिटल क्यू। और ये एंगल क्या हो गया, फाई। पर यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये एंगल फाई नहीं होगा, सॉरी, फाई वो एंगल होगा जो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच बनेगा, वो ये नहीं होगा। आपका इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे आर्क लेंथ एस था, एंगल साई था, थोड़ा नज़दीक पॉइंट पे बढ़ गए आप, आर्क लेंथ डेल्टा एस हो गया, तो ये डेल्टा साई हो गया ना। साई भी थोड़ा सा बदल जाएगा क्योंकि कर्व कर्व जो बैंड होना स्टार्ट हो रहा है। तो पहले टेंजेंट अगर साई एंगल बना रहा था, थोड़ा बैंड हो जाएगा तो साई थोड़ा बदल जाएगा, उसको आप डेल्टा साई कह सकते हैं। तो ये एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, साई प्लस डेल्टा साई। और ये तो हमको निकालना है, हमें निकालना है क्या है, ये टेंजेंट खुद ब खुद बताइए, ये टेंजेंट क्या है, ये टेंजेंट, ये एंगल यही बताता है कि अभी कोई पॉइंट का स्लोप कितना है। अगर ये 30 है तो 30 है, थोड़ा आर्क लेंथ बदल गई तो स्लोप कितना होगा, थोड़ा और बदल गई तो स्लोप कितना होगा, थोड़ा और बदल गई तो स्लोप कितना होगा।
उसी को हम कहेंगे डेल्टा साई डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, कि डेल्टा साई के साथ डेल्टा एस कितना चेंज हो रहा है। और आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी एक पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट को नज़दीक लाइए या डेल्टा एस टेंस टू 0 कर दीजिए, इसी को कहते हैं डी साई अपॉन डी एस। और डी साई अपॉन डी एस को ही हम क्या कहते हैं, कर्वेचर। तो कर्वेचर का मतलब क्या हो गया, डी साई अपॉन डी एस, मतलब जो ये स्लोप है आर्क के साथ कितने फास्ट बढ़ रहा है, उसी को हम क्या कह देंगे, बेंडिंग ऑफ द कर्व, क्योंकि हर कर्व कितना बेंड हो रहा है उसका टेंजेंट डिसाइड कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं सर्कल के केस में कर्वेचर कितना होता है। वैसे हमें, अगर हम इंट्यूशन से सोचें, अपने दिमाग से सोचें कि थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, तो लगभग लगभग हर पॉइंट पे बराबर है, हर पॉइंट पे बराबर मुड़ाव है। पर देखते हैं क्या ये डेफिनेशन के हिसाब से करेक्ट है या नहीं है। उसको देखने के लिए आप क्या कीजिए, जो ये कर्व है इसकी जगह पे एक सर्कल बनाइए थोड़ा समझने के लिए। तो मान के चलिए ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है एज यूजुअल, एक वाई एक्सिस भी बना दीजिए, वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे वाई एक्सिस की। एक सर्कल बना लीजिए जो कहीं पर है, इसका कोई पॉइंट पी लीजिए, आर्बिट्ररी पॉइंट, क्योंकि हम आर्क लेंथ मेजर करते हैं यहाँ, इसलिए अभी, और इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ज़्यादा अच्छा है कि सीधा टेंजेंट ही ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। अब इसको बढ़ा करके आगे तक लाते हैं कुछ ऐसा, ये लीजिए, ये पी पे क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, और इसका नाम आप पी दे सकते हैं, कैपिटल पी। ये इसका सेंटर होगा यहाँ कहीं, उसको ओ बोल सकते हैं। अब क्या है, ये एंगल साई होगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने पिछली बार किया, थोड़ा नज़दीकी पॉइंट लिया हमने पी के तुरंत बाद, पर अगर मैं पी के तुरंत बाद लूँगा तो कुछ भी दिखेगा नहीं। तो पी के तुरंत बाद वाला जो पॉइंट है मैं थोड़ा दूर इसलिए ले रहा हूँ जिससे फिगर हमारा क्लियर बना रहे और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वो पॉइंट है क्यू, यहाँ पे भी आप एक टेंजेंट खींचिए, जो ये टेंजेंट है वो क्यू पॉइंट पर है, ये लीजिए बन गया। तो ये एंगल क्या होगा, ये छोटा सा आर्क बना हुआ है, ये एंगल फिर से डेल्टा साई जैसे पिछली बार हुआ था, ये एंगल साई प्लस डेल्टा साई जैसे कि ये ऊपर वाले फिगर में हुआ था। और क्या क्या, ये आर्क लेंथ छोटी सी बदल जाएगी, डेल्टा एस हो जाएगा। अब आप देखिए, इससे इस पॉइंट को भी मिलाइए, इससे इस पॉइंट को भी मिलाइए, तो इसमें क्या नया होगा, ये लीजिए मिला दिया है मैंने। इसमें नया क्या होगा, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से आपने इस टेंजेंट को मिलाया हुआ है, तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों 90 डिग्री होंगे। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कोई नाम दे दीजिए एल। ये लाइन आगे जा ही रही है, ये लाइन भी आगे जाएगी, ये भी आगे जाएगी। इस पॉइंट का भी एक नाम दे सकते हैं आप, कैपिटल ए, इसका भी एक नाम दे सकते हैं ए डैश। ये लाइन आगे भी जाएगी पीछे भी जाएगी, लेकिन हमें इसी एंगल्स तक, मेन मतलब हमारा यहीं तक है। अब आप देखिए इसका टेंजेंट कैसे, इसका जो है कर्वेचर कैसे निकलेगा, सेम टू सेम। पी क्यू कितना होगा, जो आर्क की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे पी क्यू कितना है, बहुत छोटा है, और डेल्टा एस है। अब एल वाला पॉइंट कौन सा है, एल पॉइंट को ध्यान से देखो, एल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एल पॉइंट ही है, इसको आप आगे टी कह दीजिए, नाम केवल इसका नाम दे दीजिए, और या इसको नाम टी डैश दे दीजिए, या T1 T2 जो आपको अच्छा लगे। तो एल पॉइंट कौन सा है, ए टी और ए डैश टी डैश का इंटरसेक्शन, वो एल पॉइंट है। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू कितना होगा, जो ये एंगल है पी ओ क्यू, ये उतना ही होगा जितना ये एंगल होगा, डेल्टा साई। बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, ये एंगल डेल्टा साई होगा। आगे बढ़िए, आगे आप देखिए आर्क, ये रिलेशन आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, आर्क पी क्यू को अगर आप ओ पी से डिवाइड करेंगे, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो यही एंगल होता है, इसी को हम एंगल कहते हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, हिंदी में बोलते हैं हम, एंगल इक्वल टू
आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो एंगल जो है पी ओ क्यू कितना होगा, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क कितना है, डेल्टा एस। रेडियस कितनी है, कोई फिक्स रेडियस होगी इसकी, उसको आप स्मॉल ए कह सकते हैं। इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा साई। तो थोड़ा अदला बदली कर दीजिए इनकी। तो अदला बदली करने पर आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा साई डिवाइडेड बाय डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा साई डेल्टा एस, तो ये 1/a मिल जाएगा। अब आप क्यू को पी की ओर टेंड कराइए, जैसे कि हम करते ही हैं, सेम टू सेम। लिमिट क्यू टेंस टू पी अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे आप इस पे ऑपरेट करेंगे तो डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एस पे ऑपरेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डी साई अपॉन डी एस। और 1/a क्या है, डिपेंड ही नहीं करता है, क्यू और पी की लोकेशन पे वो डिपेंड ही नहीं करता। और इसका सिंपल रीजन है क्यों डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो रेडियस ऑफ सर्कल है, वो हमेशा सेम ही रहने वाली है। तो आपको कितना मिल गया यहाँ से, डी साई अपॉन डी एस इक्वल टू 1/a। इसका मतलब सर्कल का आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए सर्कल का। वैसे आप ये यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि डेल्टा साई क्यों होगा, कुछ मुश्किल आर्गुमेंट नहीं है, सिंपल है। ये जब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो मैं थोड़ा कलर दूसरा कलर से दिखाऊं तो यहाँ पे एक ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ओ पी एल क्यू चतुर्भुज। तो इसका टोटल सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा एंगल का सम। दो तो इसमें से 90 पहले से ही है, कलर से दिखाऊं तो एक ये 90 डिग्री है, एक ये 90 डिग्री है। तो इसलिए जो ये बच गए इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। पर इस एंगल का और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री है, और इस एंगल और इसका भी 180 होगा। इसका मतलब ये एंगल डेल्टा साई होगा, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझने में। उम्मीद करता हूँ आप पहले ही समझ गए होंगे, नहीं तो इतना हिंट काफ़ी है। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, एक तो कर्वेचर होता है, एक होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो भी अभी हमने निकाला है उसका रेसिप्रोकल, डी साई अपॉन डी एस निकाला है, उसका रेसिप्रोकल को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर एट, कर्वेचर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, ठीक है, जैसे कि हमने अभी डिफाइन किया हुआ है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ही नहीं होगी, अगर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है। द रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर, आप चाहे तो लिख सकते हैं एट ए पॉइंट, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे कर्वेचर अलग अलग हो सकता है। तो क्या हो गया, द रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए कर्व एट एनी पॉइंट ऑफ ए कर्व। तो ये देख लीजिए आप, रो इज इक्वल टू कितना हो गया, डी एस अपॉन डी साई। ये कहाँ से पता चला, ये रो क्या है, रो एक नोटेशन होता है। आगे आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ बहुत सारे नोटेशन आएगा, रो आएगा, वहाँ कप्पा आएगा, टाओ आएगा, काफ़ी रिलेशन आएंगे, और उनका आपस में क्या रिलेशन है ये भी आएगा। अभी आप ये मान के चलिए रो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, डी एस अपॉन डी साई। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए आप, किसी भी कर्व की अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो बहुत आसान होगा अगर वो इंट्रिंसिक फॉर्म में है। एस साई रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ एस साई रिलेशन, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन, इस पर हमने अलग से 2 लेक्चर इसीलिए किए हुए हैं, जिससे क्लियर रह जाए कोई भी कार्टेशियन का हमेशा जरूर नहीं कार्टेशियन में फ़ायदा दे। आपके पास अगर पहले से ही इंट्रिंसिक इक्वेशन है और अगर आपको कर्वेचर की प्रॉब्लम डील करनी है तो बहुत आसान है, सीधे डी एस अपॉन डी साई कर लीजिए, और नहीं तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे हम कार्टेशियन का भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है हमारे पास वो एस और साई रिलेशन में है। तो अब आप देख लीजिए एक इजी एग्जाम्पल, सर्कल की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, ए, और हर पॉइंट पे ए ही होगी सर्कल की रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब यहाँ से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सर्कल हर पॉइंट पे उसकी जो बेंडिंग है सेम है।
आगे बढ़िए, एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्विक एग्जाम्पल। कुछ कर्व्स हैं, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब वही है, कर्वेचर निकालो, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं होते एक दूसरे से। ठीक है, फाइंड कर्वेचर वही है जो फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दोनों में एक ही चीज़ निकालनी होती है। अगर आपने डी एस अपॉन डी साई निकाला है तो उसको उल्टा कर लीजिए, डी साई अपॉन डी एस निकाला तो उसको उल्टा कर लीजिए, एक दूसरे में कनेक्टेड होते हैं ये। तो पहले तो एक आसान, आपने अगर इंट्रिंसिक क्वेश्चन में कुछ एग्जाम्पल किए होंगे, तो एक इंट्रिंसिक क्वेश्चन होती है y इक्वल टू सी टेन साई, इसको कहते हैं कैटिनरी। कैटिनरी, ये किसकी क्वेश्चन है? कैटिनरी की। दूसरा हमने साइक्लॉइड किया था, एस इक्वल टू 4a साइन साई। इंट्रिंसिक क्वेश्चन में हमने देखा था ये किसका होता है? साइक्लॉइड का। हमने पैराबोला भी किया था और कार्डाइड भी किया था। तो पैराबोला की इक्वेशन कितनी होती है? एस इक्वल टू ए लॉग टेन साई प्लस सेक्स आई, टेन साई प्लस सेक्स आई, और उसके बाद प्लस ए टेन साई सेक साई। ये क्या होता है? पैराबोला। और ऐसे हमने कार्डाइड के लिए भी किया था, वो आप देख लीजिए, 4a साइन साई बाई 3। चलिए लिख लेते हैं, एस इक्वल टू 4a साइन साई बाई 3। ये क्या होता है? कार्डाइड। तो कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आपको सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहीं पे करके देख लीजिए, एस इक्वल टू सी टेन साई है तो डी एस अपॉन डी साई कर लीजिए, सी सेक स्क्वायर साई। साइक्लॉइड के लिए भी कर दीजिए। देखिए साइक्लॉइड की इक्वेशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब एक्स थीटा का फंक्शन, वाई थीटा का फंक्शन, अगर हम पोलरिक उसके बाद पैरामीट्रिक वाला फॉर्मूला जो कि आगे पढ़ने वाले हैं लगाएंगे तो बहुत लंबा आएगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही ये साइक्लॉइड की इक्वेशन एस आई रिलेशन में, तो इतना लिख लीजिए। पैराबोला, पैराबोला का कितना होता है? पैराबोला का भी आप निकाल सकते हैं, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है इसे। तो डी एस अपॉन डी साई, और ये चौथा थर्ड वाला अगर मैं यहाँ पे करूँ तो थर्ड वाला कैसे करेंगे? डी एस अपॉन डी साई। तो साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ए तो रहेगा ही, नीचे कितना आ जाएगा? टेन साई प्लस लॉग सेक साई। वैसे इसका आप गेस मार सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन फाइनल कितना आना चाहिए, आप गेस मार सकते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इस लेवल में करना। लेकिन फिर भी 1 अपॉन टेन साई प्लस सेक्स आई हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन सेक्स आई प्लस टेन साई का होगा। तो टेन साई का भी हमने देखा डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, अभी पहले एग्जाम्पल में सेक स्क्वायर साई, और सेक्स आई का कितना होता है? सेक्स आई टेन साई। और ऐसे ही दूसरा टर्म भी है, उसको आप कर लीजिए, मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं, सेक्स आई और टेन साई के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन निकालना। इसमें आप देख लीजिए, सेक्स आई कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो आंसर है मैं वो आपके लिए लिख रहा हूँ, 2a सेक क्यूब साई। लास्ट में आपको इतना मिल जाएगा। ऐसे आप बाकी के भी निकाल दीजिए, आप हर कर्व का कर्वेचर निकाल सकते हैं। आप पैरामेट्रिक कर्व का भी वो निकाल सकते हैं कर्वेचर। उससे पहले ही देखते हैं कार्टेशियन का कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर तक तो बहुत आसान था, क्योंकि यहाँ पर आपको एस आई रिलेशन दिए गए थे जो कि मैंने पूरे सॉल्व किए नहीं, केवल डिफ्रेंशिएशन करना है। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है एस आई रिलेशन, मतलब हमारे पास क्या है? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म तो टेन साई कितना होता है? y इक्वल टू एफ एक्स है, और हमें इसकी कर्वेचर जाननी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जाननी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या नून है? टेन साई, और वो कितना होता है? डी वाई बाई डी एक्स। तो इसे क्या कर दीजिए? डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एस के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं एस, जिससे कि हमें डी साई बाई डी एस मिल जाए। तो टेन साई का तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर साई, फिर क्या आ जाएगा डी साई ओवर डी एस। अब डी वाई बाई डी एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, चेन रूल लगा दीजिए आप, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एस बाई डी एक्स। डी एक्स नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये डी एक्स अपॉन डी साई हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ऑपरेट हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डी अपॉन, हमने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस किया, डी एस किया हुआ है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स था, तो डी बाई डी एक्स बाई डी एस हमने उसको लिख लिया। अभी भी यहाँ पे एक छोटी सी गलती, ये साई ना होकर के कितना होगा, एस होगा, यहाँ पे एस लिख लीजिए आप। तो इसको हम तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, सबसे पहले तो देख लीजिए सेक स्क्वायर साई को आप क्या कर लीजिए, पूरी क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहीं पे, आप यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लिख लीजिए। हमारे पास एक साइड केवल क्या बचा हुआ है, डी साई और डी एस बचा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या बचा हुआ है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है ही, और क्या बचा हुआ है, डी एस बाई डी एक्स भी बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, सेक स्क्वायर साई। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका फॉर्मूला निकालना है, तो डी एस अपॉन डी साई कर सकते हैं। टेन स्क्वायर साई कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर साई कितना होता है, सेक स्क्वायर साई। डी एस अपॉन डी एक्स पहले से ही है, लेकिन डी एस अपॉन डी एक्स का भी फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर साई लिख सकते हैं इसे भी, या डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर लिख लीजिए। और नीचे कितना होगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, टेन साई कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कितना हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, और नीचे कितना आ गया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या ये होता है फॉर्मूला रो का। इसको आप सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू, केवल नोटेशन है, रो इज इक्वल टू उतना ही होता है, डी एस डिवाइडेड बाई डी साई, और इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस वाई वन स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई वाई टू। वाई वन और वाई टू क्या है, वाई वन है डी वाई बाई डी एक्स, वाई टू क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी कार्टेशियन कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर आप निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, वाई टू नेगेटिव भी तो हो सकता है, ऐसे कई कर्व होते हैं जिनके लिए वाई टू, जिनके लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, मैक्सिमम मिनिमम में तो आपने देखा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो गई, पर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो गई, उसके मीनिंग तो होनी नहीं चाहिए, है ना। तो नेगेटिव है, आप उसको नेगेटिव ही रहे, नेगेटिव का एक इंटरप्रिटेशन दे दीजिए वहाँ पे। क्या इंटरप्रिटेशन होता है, एक साइड को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं, मान के चलो मैं डिस्टेंस यहाँ से इस साइड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो नेगेटिव इस साइड हो गई। इसका मतलब मान के चलो कोई कर्व ऐसा है, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है, तो जैसे ही आगे बढ़ के ये हो जाएगा तो इसके लिए नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि उल्टा हो गया ना वो कर्व मुड़ा हुआ है, जैसे कर्व मुड़ा हुआ है वैसे ये भी मुड़ा हुआ है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं। तो इसके लिए अगर आप इसको नेगेटिव कह रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, या इसको पॉजिटिव कर रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब माइनस आने का सिर्फ एक ही मतलब है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, बस। दूसरी चीज आप याद रखना, कर्वेचर में कोई कर्व कितना मुड़ा हुआ है इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होता कि एक्स एक्सिस कहाँ पे है, वाई एक्सिस कहाँ पे है। जो कर्व जितना मुड़ा है उतना उसने उतना ही मुड़ा रहना है। इसका मतलब अगर आप एक्स और वाई को इंटरचेंज भी कर दें तभी वो वैसे ही मुड़ा रहेगा। तो कर्वेचर का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप डी एक्स अपॉन डी वाई भी लिख सकते हैं, वो आप देख लीजिए। और एक और चीज़, पैरामेट्रिक में क्या होता है, एक्स फंक्शन हो जाता है किसी एफ टी का, पैरामेट्रिक भी हम साथ साथ कवर कर लेते हैं, और वाई भी फंक्शन हो जाता है उसी टी का, और ये टी वेरी करता है, और इसके हिसाब से क्या वेरी करता है,
एक्स और वाई दोनों। आगे बढ़ेंगे जैसे ही आप, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये पैरामीट्रिक फॉर्म की है, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, और डिवाइड किससे करोगे, डी एक्स बाई डी टी से। डी वाई बाई डी एक्स सेम टू सेम, तो डी वाई बाई डी टी आप निकाल सकते हैं एफ डैश टी, और ये कितनी हो जाएगी, एफ डैश टी। ऐसे ही आप सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एफ डैश टी, एफ डबल डैश टी माइनस एफ डैश टी, और इसके बाद फिर से दूसरे का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो एफ डबल डैश टी डिवाइडेड बाय एफ डैश टी होल स्क्वायर, और कितना आएगा इसके साथ। आपने यहाँ पे जो है डी बाई डी एक्स ऑपरेट कराया है, लेकिन हमने अभी तक जो ऑपरेट किया वो डी बाई डी टी किया है, तो एक प्रकार से डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, एक्स्ट्रा होगा, तो उसे आप 1 एफ डैश टी यहाँ लिख सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि चेन रूल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो ऑपरेट हो रहा था वो था डी बाई डी टी, हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑपरेट हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमने ये ऑपरेट कराया है, और नीचे 1/dx/dt लिख लिया है। ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ये बेसिकली कितना है, dt/dx है, तो सिंपली चेन रूल है, इसमें कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। तब आपके पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर में वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, इसका आप ध्यान दीजिए, और इंटरप्रिटेशन आपके पास है ही। माइनस का मतलब होगा केवल साइड चेंज हो रही है, तो इसको कर दीजिए आप एफ डैश टी होल स्क्वायर प्लस एफ डैश टी होल स्क्वायर। ये दोनों क्यों आए, क्योंकि ऊपर कितना आता है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर आता है, तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर आने का मतलब क्या है, इसका होल स्क्वायर आएगा, तो 1 है, इसलिए एफ डैश टी बाहर आ जाए, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरा एफ डैश टी होल स्क्वायर है ही, और इसकी पावर कितनी, 3/2, और जो एफ डैश टी है उसको वह भी बचा रहेगा, उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और उसे आप नीचे भेज दीजिए, तो जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा उसमें फिर से आ जाएगा एफ डैश टी इंटू एफ डबल डैश टी माइनस एफ डैश टी इंटू एफ डबल डैश टी, जो कि सेकंड डेरिवेटिव है। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में जो एफ डैश टी होल स्क्वायर और ये आ रहा था, ये ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 + 1 3 पावर है, और ऊपर एफ डैश टी होल स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो 2 2 कैंसिल, 3 पावर वहाँ भी मिल जाएगी, वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा, इसका साइन प्लस और माइनस किस पे डिपेंड करेगा, नीचे वाले पे, वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। नीचे वाला पॉजिटिव नेगेटिव है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। आगे बढ़िए, आप जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी कर्व की निकाल सकते हैं, अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है या पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, आप इन फॉर्मूले का यूज कीजिए और आसानी से रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं, और लगभग सारी एक्सरसाइज सिंपल ही होंगी। मान के चले आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फोलियम की निकालनी है, फोलियम ऑफ देखाते, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोलियम, पर आपको पता है जरूरी नहीं हर पॉइंट पे कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट ही रहे, इसलिए आप पॉइंट जरूर बता दीजिए किस पे निकाल रहे हैं। ऑफ फोलियम एट किस पॉइंट पे, 3a/2, 3a/2, इस पॉइंट पे कितना बैंड होगा वो, तो सॉल्यूशन कीजिए। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कितना होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो फोलियम ऑफ देखाते होता है वो कितना होता है, 3xy, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में आती है, इस पॉइंट पे -8√2 डिवाइडेड बाय 3a, का मतलब वही है,
जो साइड को आप पॉजिटिव मान रहे थे उससे पहले वो चेंज हो गई, यही मान के चलिए आप। तो सबसे पहले आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए क्योंकि हमें पहला डेरिवेटिव चाहिए होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3a y एक बार हो जाएगा और जिस समय 3ax होगा dy बाई डी एक्स भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स के सारे टर्म एक साथ रख लीजिए, 3 तो कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स के सारे टर्म एक साथ रख लीजिए। तो जैसे आप रखेंगे तो ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर इस 3ay के साथ ये आ जाएगा, तो ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो वाई स्क्वायर है उसके साथ -3 आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो जैसे ही आपको मिल गया तो आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट dy बाई डी एक्स, जो पर्टिकुलर पॉइंट 3a/2 3a/2 है। तो 3a/2 मतलब x और y इक्वल है, ये तो मतलब है। तो जैसे x और y इक्वल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ax माइनस एक्स, सिर्फ -1 बच जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, ए वाई माइनस ये एक्स स्क्वायर था, ये माइनस हट गया, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, एक्स और वाई आप इक्वल रख लीजिए, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना है 3a/2। अब आपको क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव। तो कैसे करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप इक्वेशन जो ये ऊपर है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, क्योंकि इसमें जो है फ्रैक्शन आने के कारण थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये नहीं होगा। अगेन आप क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 1। तो जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देख लीजिए पहली क्वेश्चन में 3 है नहीं कहीं, आप ये देखिए जो ये 3 दिख रहा है वो कहीं है नहीं, क्योंकि ये लगातार कैंसिल हो जाएगा, सारे 3 कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर से स्टार्ट कीजिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ऊपर लिखा हुआ है मैंने, वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स उसका डिफ्रेंशिएशन, वाई स्क्वायर का होता है 2y dy बाई डी एक्स, लेकिन इसका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई है ए डी वाई डी एक्स प्लस 3ax डी वाई बाई डी एक्स, पर 3 तो है नहीं, केवल a है, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 प्लस ए एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख लीजिए x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं आप, 3a/2, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है 3a/2, लेकिन जब x 3a/2 है y भी 3a/2 है तो dy बाई डी एक्स कितना है -1, ये रख लीजिए इसमें। तो आप रख सकते हैं, तो आपको जो मिलेगा वो होगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और किस पॉइंट पे 3a/2 3a/2 पे। पूरी क्वेश्चन में एक एक करके रखना स्टार्ट कर लीजिए, जहाँ पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर है जैसे यहाँ पे, वहाँ पे +1 आ जाएगा, यहाँ पे एक अकेला है तो -1 सब जगह रख लीजिए, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए, -32/3a, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, हेंस स्मॉल रो या रो इक्वल टू, सॉरी नॉट स्मॉल रो, रो इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, कर्वेचर कितना होता है 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 कर्वेचर, जो भी आपको निकालना है, जो भी आपको निकालना है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप रो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो रो कितना हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, आपको फॉर्मूला याद होगा 1 + y1 होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई y2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आप रख सकते हैं, आपको इन सब की वैल्यू पता है। y1 की वैल्यू है -1, -1 का स्क्वायर +1, तो इसकी वैल्यू 2 3/2 डिवाइडेड बाई y2, y2 की वैल्यू कितनी है -32 × 3 है। तो इसको आप फाइनल एक आंसर लिख सकते हैं जो कि नेगेटिव आ रहा है 3
ए 2^3/2 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहीं पे सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसे, क्योंकि कितना हो जाएगा 2³ हो जाएगा। और आप चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसको, 3a 2^3/2 लिख सकते हैं, या 2√2 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 32। तो इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 2 कैंसिल हो रहा कर दीजिए। और अगर आपको चाहिए कर्वेचर तो वो कर लीजिए 1/ρ। तो 1/ρ भी नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे आप जो कैंसिल करना चाहे कर सकते हैं, जैसे 2 से भी ये कैंसिल हो जाएगा और √2 से भी 32 कैंसिल हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, √2 टाइम्स होगा, वो आप देख लीजिए। तो इसे आप कर सकते हैं, 2√2 से 32 को कैंसिल कर लीजिए, -3 ये तो है ही। इसको कितना लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा 16 है, फिर कैंसिल करेंगे तो 8√2। तो आपको जो भी निकालना है आप देख लीजिए, कर्वेचर निकालना है या रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, देख लीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आपके सामने पर है, यूज कीजिए कर्वेचर। तो अगले लेक्चर में हम कुछ और कर्वेचर निकालेंगे। थैंक यू।